चूँकि रिटायरमेंट के बाद हमारी रेगुलर एम्प्लॉयमेंट और रेगुलर सैलरी दोनों ही बंद हो जाती है, तो इससे हमें लगता है कि रिटायरमेंट के बाद हमारी कोई टैक्स लायबिलिटी नहीं बनती है। लेकिन सीनियर सिटीजन्स को कोई असुविधा नहीं हो, इसके लिए ये उनको जानना ज़रूरी है कि रिटायरमेंट के बाद भी कौन-कौन से ऐसे रिसीट्स हैं जो टैक्सेबल हैं और उस पर इनकम टैक्स नियमों के अनुसार टैक्स लायबिलिटी आपकी बनेगी। मैं डीएम झा, आप देख रहे हैं स्टोन टैक्समी चैनल। तो सबसे पहला है मंथली पेंशन। यदि आप नौकरी पेशे में थे तो आपको रेगुलर पेंशन या अनकमिटेड पेंशन या कमिटेड पेंशन मिलता हो। अब आपके मन में ये सवाल होगा कि ये रेगुलर और कमिटेड पेंशन क्या होता है। फ्रेंड्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अनुसार जितनी बेसिक पेंशन आपकी बनती है उसका 1/3 से लेके हाफ तक आप पेंशन को कमिट कर सकते हैं, और उसके बाद जो बेसिक पेंशन बेचता है उस पर फुल डीए लेके आप रेगुलर पेंशन प्राप्त कर सकते हैं। तो पेंशन किसी भी तरह का हो, कमिटेड हो या अनकमिटेड हो, दोनों ही पेंशन पे आपको टैक्स देना पड़ेगा। हालांकि इसमें कुछ एग्जम्पशंस हैं। जैसे आपने कुछ पेंशन को कम्यूट करा लिया तो उस कम्यूटेशन के चलते आपको एक लमसम अमाउंट मिलता है, वो टैक्सेबल नहीं होता है। दूसरा है कि आर्म्ड फोर्सेस को जो डिसेबिलिटी पेंशन मिलता है वो भी टैक्सेबल नहीं होता है। फैमिली पेंशन जो अदर देन आर्म फोर्सेस को मिलता है वो टैक्सेबल होता है, लेकिन फैमिली पेंशन जो आर्म फोर्स को मिलता है वो टैक्सेबल नहीं होता है। तो 3 तरह के एग्जाम्पशन मोटा मोटा हैं। एक तो कमिटेड पोर्शन जो आपका है वो टैक्सेबल नहीं होगा। दूसरा है कि आर्म फोर्स का जो डिसेबिलिटी पेंशन है वो टैक्सेबल नहीं होगा। और तीसरा है कि फैमिली पेंशन जो आर्म फोर्सेस को मिलता है वो भी टैक्सेबल नहीं होगा। तो मंथली पेंशन ये टैक्सेबल है, कुछ एक्सेप्शन जो बताया उसको छोड़कर। दूसरा है रेंटल इनकम। यदि आपके नाम कोई दुकान है या मकान है जिसको आपने किराए पर लगाया हुआ है तो उसकी रेंटल इनकम आपको मिलती होगी, तो वो रेंटल इनकम भी टैक्सेबल है। लेकिन उसमें प्रोविजंस है कि 30% ऑफ द रेंटल एनुअल इनकम वो स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस होगा, उसके बाद जो बचेगा वो आपको टैक्सेबल होगा, और इनकम टैक्स नियमों के अनुसार उस पर टैक्स आपको देना पड़ेगा। तीसरा है इंटरेस्ट फ्रॉम एफडी एंड सेविंग। यदि आपकी बैंक में या पोस्ट ऑफिस में सेविंग बैंक अकाउंट है, फिक्स डिपॉजिट है, रिकरिंग डिपॉजिट है, और आपने सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम ले रखी है, इनमें जो भी इंटरेस्ट मिलते हैं वो सारे इंटरेस्ट टैक्सेबल हैं। हालांकि ओल्ड टैक्स रिजीम में सीनियर सिटीजन्स के लिए सेविंग छोड़ के जितने तरह के इंटरेस्ट होते हैं उस इंटरेस्ट पे 50,000 रुपये का डिडक्शन से उसके बाद जो अमाउंट होगा वो टैक्सेबल होगा। हालांकि न्यू टैक्स रिजीम में ये डिडक्शंस की कोई सुविधा नहीं है। यदि आप न्यू टैक्स रिजीम में ऑप्ट करते हैं तो ये अमाउंट भी टैक्सेबल होगा। और सेविंग फंड या आप न्यू टैक्स रिजीम में लें या ओल्ड टैक्स रिजीम में लें, उस पर जो इंटरेस्ट बनता है वो हमेशा ही टैक्सेबल होता है। चौथा है प्रॉफिट और गेन फ्रॉम शेयर्स एंड म्यूचुअल फंड। यदि आपने शेयर्स या म्यूचुअल फंड को होल्ड किया हुआ है और उसको आपने रिटायरमेंट के बाद बेचते हैं तो उस पर जो प्रॉफिट और गेन होगा वो टैक्सेबल होगा। हालांकि ये कितना टैक्सेबल होगा, कितना कैपिटल गेन हो, कितना प्रॉफिट माना जाएगा, ये डिपेंड करता है टाइप ऑफ एसेट्स और होल्डिंग पीरियड, यानी किस तरह का एसेट्स है। एसेट्स के मतलब में जैसे हमने म्यूचुअल फंड बताया, तो हो सकता है म्यूचुअल फंड इक्विटी म्यूचुअल फंड हो या डेट म्यूचुअल फंड हो। इक्विटी म्यूचुअल फंड और शेयर्स दोनों का ही जो टैक्स के प्रोविजंस हैं वो समान हैं। तो म्यूचुअल फंड में डेट म्यूचुअल फंड हो सकता है, इक्विटी म्यूचुअल फंड हो सकता है, या प्रॉपर्टी यानी मकान, दुकान, ज़मीन, जगह भी यदि है और आप उसको बेचते हैं और उस पर जो गेन होता है उस पर भी आपको टैक्स देना पड़ता है। तो जैसे मैंने बताया कि टाइप ऑफ एसेट्स और होल्डिंग पीरियड के हिसाब से इस पर टैक्स अप्लीकेबल होता है। तो होल्डिंग पीरियड का मतलब ये होता है कि उस होल्डिंग पीरियड से पहले यदि आप बेचेंगे तो वो शॉर्ट टर्म होगा और उसके बाद बेचेंगे तो वो लॉन्ग टर्म होगा। और डेट म्यूचुअल फंड के लिए कोई भी होल्डिंग पीरियड नहीं है। जो भी आपको गेन होगा उस पर आपको स्लैब रेट के हिसाब से आपको टैक्स देना पड़ेगा। हालांकि ये डेट म्यूचुअल फंड आपने 1/4/2023 के पहले एक्वायर किया हुआ है तो उसके लिए होल्डिंग पीरियड 36 महीने है, यानी 36 महीने के पहले होल्ड करके यदि बेचेंगे उसको तो उस पर स्लैब रेट का टैक्स देना पड़ेगा। और यदि 36 महीने के बाद होल्ड करके बेचते हैं तो उस पर 20% इंडेक्सेशन के हिसाब से आपको टैक्स लायबल होगा। ये तो बात है हुई डेट म्यूचुअल फंड्स की। इक्विटी म्यूचुअल फंड्स या शेयर्स दोनों में जैसे बताया कि टैक्स प्रोविजन बराबर होते हैं, तो इसमें होल्डिंग पीरियड 12 महीने की होती है, यानी 12 महीने के पहले आपने होल्ड किया और उसके बाद बेचा तो वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा, और 12 महीने के से अधिक होल्ड करके आपने बेचा और जो गेन हुआ वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा। और इसमें शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे 20%
का आपको टैक्स अप्लीकेबल होगा, जबकि लॉन्ग टर्म गेन में 1,25,000 का एग्जेम्पशंस मिलते हैं और उसके ऊपर जितना भी गेन होगा उस पर 12.5% का टैक्स लायबिलिटी आपकी बनेगी। लेकिन जब बात करते हैं दुकान, मकान, प्रॉपर्टी की, तो उसमें जो होल्डिंग पीरियड है वो 24 महीने हैं, यानी 24 महीने इससे कम आपने होल्ड किया हुआ है और उसके बाद प्रॉपर्टी को बेचिए तो जो गेन होगा वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा और उस पर जो अप्लीकेबल टैक्स होगा वो स्लैब रेट के हिसाब से होगा। लेकिन यदि आपने 24 महीने से अधिक होल्ड करके प्रॉपर्टी रखी हुई है और उसको आपने बेचा और उस पर जो गेन हुआ उस पर 12.5% बिना कोई इंडेक्सेशन के आपको टैक्स लायबिलिटी बनेगी। हालांकि इसमें एक प्रोविजंस जुलाई 2024 में आया हुआ है जिसमें यह कहा गया है कि 23 जुलाई 2024 के पहले यदि आपने ये प्रॉपर्टी परचेज की है और उसको बेची है आपने 23 जुलाई 2024 के बाद, तो इसमें एक और प्रोविजंस है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के लिए कि आपको दो ऑप्शंस मिलेंगे, या तो 12.5% सीधा सीधा कैपिटल गेन पे या 20% इंडेक्सेशन के हिसाब से आपको टैक्स लायबिलिटी बनेगी। इसमें से जो कम है वो आप ऑप्ट कर सकते हैं और उसके हिसाब से आपको टैक्स देना पड़ेगा। पांचवा है डिविडेंड, या तो आपको म्यूचुअल फंड से मिलता हो या शेयर से मिलता हो, और एन्युइटी यानी पेंशन यदि इंश्योरेंस से मिलता हो, तो दोनों ही जो हैं ये टैक्सेबल होंगे। आपने देखा होगा कि जब आपने नौकरी की होगी तो शायद कुछ एन्युइटी प्लान लिया होगा जिसको इंश्योरेंस वाले पेंशन प्लान बोलते हैं। आपने एक लमसम पैसे दिए होंगे और कहा होगा कि 60 वर्षों के बाद आपको इतना पेंशन मिलेगा। वो पेंशन नहीं है जनाब, वो एन्युइटी प्लान है और वो जो इनकम आपकी होगी वो भी टैक्सेबल है और आपको उस पर टैक्स देने पड़ेंगे। आप रिटायरमेंट के बाद कुछ कंसल्टेंसी सर्विस करते हैं या प्रोफेशनली कुछ काम करते हैं या फ्रीलांसर हैं, तो इन सब चीज़ों से जो आपकी इनकम होती है वो इनकम भी टैक्सेबल होगी और उस पर भी आपकी टैक्स लायबिलिटी बनती है। ये आप ना सोचें कि रिटायरमेंट के बाद मैं कुछ काम कर रहा हूँ, चाहे पार्ट टाइम कर रहा हूँ या कंसल्टेंसी काम कर रहा हूँ या फ्रीलांसर हूँ, किसी भी परिस्थिति में इनकम होता है तो वो इनकम पे आपको टैक्स देना पड़ेगा। और सातवां है कि कुछ ऐसे तरह के इनकम है जिस पे आपको लगता है कि इस पर कोई टैक्स नहीं देना पड़ता है, लेकिन वो भी टैक्सेबल होते हैं। जैसे आपने पिछले असेसमेंट ईयर में इनकम टैक्स रिटर्न भरा होगा जब आप नौकरी में थे या नौकरी में नहीं भी थे, और आपको कुछ इनकम टैक्स का रिफंड मिला होगा। ये इनकम टैक्स का रिफंड आपको हो सकता है अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर कभी भी मिला हो, तो आपको 1 अप्रैल से जब आपको रिफंड मिला उसके बीच का इंटरेस्ट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको पे किया होगा, तो इनकम टैक्स रिफंड पे जो इंटरेस्ट दिया उन्होंने वो भी टैक्सेबल होता है। उसको भी करंट आईटीआर में आपको सोर्स ऑफ इनकम के फॉर्म में दिखाना पड़ता है और वो टैक्सेबल होता है। दूसरा होता है कि स्पाउस को जो फैमिली पेंशन मिलता है वो भी टैक्सेबल होता है। हालांकि आर्म फोर्सेस में ये टैक्सेबल नहीं होते हैं, लेकिन अदर देन आर्म फोर्सेस फैमिली पेंशन जो स्पाउस को मिलता है ये भी टैक्सेबल होता है। अब आपके मन में सवाल होगा कि ये फैमिली पेंशन क्या होता है और स्पाउस की बातें क्या होती है। जनाब, कोई एम्प्लॉय रिटायर करने के बाद एक्सपायर हो जाता है तो उसके स्पाउस को नियमानुसार फैमिली पेंशन मिलता है। इसलिए कहा जाता है कि फैमिली पेंशन हमेशा स्पाउस को मिलता है और मिलियंस स्पाउस को जो फैमिली पेंशन मिलता है वो टैक्सेबल होता है। फ्रेंड्स, ये वीडियो क्लोज करने के पहले मैं कुछ डिस्क्लेमर दे दूं कि मैं कोई इनकम टैक्स कंसल्टेंट नहीं हूं, नहीं मैं कोई सीए हूं। ओपन डोमेन में जो भी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है उसके बेसिस पर मैं आम लोगों के लिए आम वीडियो बनाया करता हूँ। ये मेरे विचार थे, मेरे विचारों से सहमत होना कोई ज़रूरी नहीं है। यदि आप मेरे विचारों से सहमत हैं तो कमेंट बॉक्स में एग्रीड लिखें, और यदि आप मेरे विचारों से सहमत नहीं है तो कमेंट बॉक्स में नॉट एग्री लिखें। लेकिन नॉट एग्री लिखने के साथ कारण ज़रूर बताएं कि आप किस पॉइंट्स पे आप मुझसे सहमत नहीं हैं। थैंक यू।